राजन आज ठीक 3 साल के बाद अपने देश वापस लौटा था। आईजीआई एयरपोर्ट उतरने के बाद वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है। वहां से अपने घर के लिए, जहां इटावा है, वहां के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में बैठ के वो इटावा के लिए चलता है और ट्रेन इटावा से एक स्टेशन पहले शिकोहाबाद नाम से एक जगह होती है, जंक्शन है, वहां जाके ट्रेन खड़ी हो जाती है और अनाउंसमेंट होता है कि तकनीकी कारणों से ट्रेन अभी आगे नहीं जा सकती, इसलिए आधा घंटे का विलंब होगा। राजन सोचता है क्यों ना आधे घंटे में इस स्टेशन पर घूम लेता हूँ और कुछ खाने पीने के सामान भी ले लेता हूँ। वो वहां पे घूमते हुए कुछ सामान खरीद रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज जाती है और वो आवाज उसे ऐसा लगता है कुछ जानी पहचानी है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो दूर एक लड़की चाय बेच रही थी। राजन उसे आवाज लगाता है कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। वो लड़की उसके लिए 1 कप चाय लेकर दौड़ पड़ती है। जैसे ही वो राजन के चेहरे को देखती है, उसके हाथ से कप छूट जाता है और वहीं राजन को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता जो वो देख रहा है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी, जिसे आज से ठीक 3 साल पहले वो अपने घर छोड़ के गया था जब वो विदेश गया था। और जब वो वापस आया है तो आज वही धर्मपत्नी उसकी रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप देखेंगे कैसे हमारी जिद और हमारे कुछ गलत फैसले हमें किस मोड़ तक लेकर आ जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बताएं कि आप किस जगह से हैं और आपका क्या नाम है। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इटावा का रहने वाला राजन, जो कि शुरू से ही थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का था, मतलब लड़कियों वगैरह के चक्कर में रहता था। उसके माँ बाप ये हरकतें देख के उसकी शादी कर देते हैं। किस्मत से उसे बहुत अच्छी बहू मिलती है जो बहुत ही संस्कारी थी। घर आने के बाद घर के सारे कामकाज, सबकी सेवा करना वो शुरू कर देती है। घर के लोग बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि राजन भी उसके अच्छे कामों को देख के अपने अंदर धीरे धीरे बर्ताव में अपने चेंज लाना शुरू कर देता है। लेकिन राजन का फिर भी फेसबुक आईडी, दूसरी चीज़ें चलाना बंद नहीं होता, सोशल मीडिया। अचानक फेसबुक एक दिन चलाते हुए वो एक लड़की के टच में आता है जो कि दुबई की रहने वाली थी। उससे बात करते हुए दोनों में थोड़ी बातचीत बढ़ने लगती है और वो एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। लड़की दिल्ली की ही रहने वाली थी जो कि अब दुबई में रह रही थी और वहीं दूसरी तरफ राजन जो इटावा में थे। दोनों की बातचीत होती है। राजन देखने में बहुत ही हैंडसम था और नॉर्मली कोई भी लड़की उसे देख के फिदा हो जाती थी। बस यही वजह थी कि वो लड़की भी उसे राजन को पसंद करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बातें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इसकी भनक शशि यानी उसकी राजन की वाइफ को लग जाती है। राजन की वाइफ इस चीज़ को देख के तो ऑब्जेक्शन लेती है, लेकिन किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करती क्योंकि वो एक समझदार लड़की थी। और धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ती जाती हैं। शशि उसे हर तरीके से रोकती है। वो फ़ोन में देखती है, मैसेजेस, कॉल अक्सर चलते रहते थे, लेकिन राजन उसे विश्वास दिलाता है कि उसके साथ में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही वो कुछ गलत करने वाला। लेकिन शशि उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और फिर उसको कुछ नहीं कहती और दूसरी तरफ ना ही किसी से इस चीज़ की शिकायत करती। लेकिन राजन और वो लड़की अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और वो एक साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो दुबई में रहती है और ये इंडिया में। वो लड़की बोलती है कि क्यों ना तुम सब कुछ छोड़कर सीधा दुबई आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ है, घर है, पैसा है और यहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, तो अगर ये कर लोगे तो हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन राजन ये जानता था कि अगर मैं दुबई का कह के निकलूंगा, ना तो मेरे माता पिता, ना मेरा भाई और ना मेरी वाइफ मुझे जाने देगी, क्योंकि सबको पता है कि मैं वहाँ किस पर्पज से जा रहा हूँ। तो वो एक दिन सोचता है कि क्यों कि चुपचाप अपना फ़ोन वहीं बिस्तर में रखता है और चुपचाप वहाँ से चल देता है और वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट पहुँचता है और आईजीआई एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ के सीधा दुबई चला जाता है और उस लड़की के पास में पहुँच जाता है। लड़की और ये दोनों मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं और एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। जल्द ही राजन की एक जॉब भी लग जाती है, क्योंकि राजन थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और गुड लुकिंग भी था और उसकी अच्छी जॉब की वजह चलते हुए दोनों अपना घर भी शिफ्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे अब लड़की कहती है कि हम लोग अपनी जो भी सेविंग है सब इकट्ठी करते रहेंगे ताकि हम कुछ बड़ा सा एक फ्लैट ले सकें और फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। राजन भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे राजन को कुछ शक होता है कि शायद ये लड़की मुझसे कुछ छिपा रही है। राजन उसकी थोड़ा सा जासूसी करता है तो पता चलता है कि ये लड़की एक्चुअल में इसे धोखा दे रही है। अब से पहले भी इसने यही किया था
जो लड़के आते हैं उनसे काम कराती है, उनके पैसे रख लेती है। और राजन एक बार अपनी आंखों से भी देख लेता है कि ये 3-4 लोगों को ऐसा कर चुके हैं, जिसके बाद राजन इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लेता है। लड़की उसके बाद उस अपने दोस्तों से इसकी पिटाई करवाती है और बोलती है कि अगर तूने ये किसी को बात बताई तो मैं तुझे पुलिस केस में फंसा दूंगी और जिंदगी भर तू यहाँ जेल में सड़ेगा, और तेरा पासपोर्ट भी मेरे पास है, वो भी मैं तुझे नहीं दूंगी। अब राजन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था उस लड़की की बात मानने का। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त गुजरता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अब उसके घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। राजन नहीं आया था। वो लोग जाते हैं, पुलिस की कंप्लेंट्स करते हैं। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद में वो उसके मोबाइल पे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मोबाइल पे कांटेक्ट करने के बाद पता चलता है कि फ़ोन तो घर के अंदर ही रखा हुआ, तो इसलिए उसे ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। पुलिस अपने हर एंगल से उसकी जांच करती है और किसी तरीके की कोई खोज उसे नहीं मिल पाती, क्योंकि उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आखिरकार पुलिस तय करती है कि आपको कुछ देर वक्त इंतजार करना पड़ेगा, शायद वो लौट के खुद ही वापस आ जाए। यह हमें कोई जानकारी मिलती है। अब लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उनके घर के अंदर उसका छोटा भाई अब सबका खर्चा उठाते हुए घबराने लगा था। वो कहता था कि बड़े भाई तो है नहीं, माँ बाप का भी खर्चा मैं उठाऊं, भाभी का भी उठाऊं और अपने परिवार का भी उठाऊं। इतना खर्चा मैं आज की महंगाई के टाइम पे नहीं उठा सकता। जिसके चलते हुए एक दिन वो तय करता है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, और वो घर छोड़ के दूसरी जगह जाके अकेला अपने वाइफ और बच्चों के साथ में शिफ्ट हो जाता है। अब घर के अंदर सिर्फ उसके ससुर और सास और शशि 3 रह जाते हैं। ससुर शुरू से ही नशे का आदी था और नशा करने के बाद अक्सर उसे पता नहीं रहता था। जब सब लोग चले गए थे तो अब ससुर अपनी बहू पर गलत निगाह रखने लगता है, क्योंकि शशि की माता जो पहले से ही बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ उसके ससुर अब अपनी मर्जी चला सकते थे। वो अक्सर शशि से बदतमीजी करते और ये शशि ने कई बार इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी लिया। एक दिन हद तब हो जाती है जब शशि से उसके ससुर जबरदस्ती करने लगते हैं नशे की हालत में। शशि शोर मचा देती है, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो शशि के ससुर को बहुत उल्टा सीधा सुनाते हैं और कहते हैं कि दिल तो तुम्हें करता है बहुत मारो पीटो, लेकिन तुम्हारी उम्र की लिहाज कर रहा है, आपको समझना चाहिए, मत, तुम्हारी बेटी की उम्र की है। लोग समझाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजन के पिता लगातार नशा करते और उसके साथ जोर जबरदस्ती करते। एक दिन मौका पाने के बाद वो शशि के रूम में जाते हैं, रूम लॉक करते हैं और इस बार शशि को पकड़ लेते हैं और उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी शशि जोर मचाती है, लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं। नौबत इस बार ये आ जाती है कि पुलिस कंप्लेंट करने की बात होती है, लेकिन आपसी मामले सबको बोलकर लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इसे यही निपटा दो, इससे सब लोगों की बदनामी होगी और शशि की भी बदनामी होगी, क्योंकि पति भी इसका यहाँ पर नहीं है और रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। जिसके बाद लोग फिर से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम कल मिलकर इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद उसकी सास उसे शशि को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो बेटा, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ अब तुम्हारा देवर भी नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा पति भी नहीं है और एक सिर्फ ससुर बचा है जिनसे तुम्हें बच के रहना। बेहतर ये होगा कि तुम अब कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लो, तुम यहाँ मत रहो। शशि को ये बात समझ आ जाती है कि उसका अब यहाँ रहना शायद अब उतना ठीक नहीं है, तो वो तय करती है कि क्यों ना मैं अब जाकर वापस अपने मायके में रहूं जब तक राजन वापस नहीं आता या उसकी कोई खबर नहीं मिलती। इसके बाद शशि अपने घर वापस चली जाती है। घर वापस जाने के बाद घर के लोग जब पूछते हैं तो वो बताती है सारी बात है। ये सुनने के बाद उसके घर के लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था और वापस आ जाना चाहिए। लेकिन शशि लोक लाज के डर से ये बातें छिपा जाती है। खैर, उसके बाद वो सब लोग रहना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शशि का भाई बोलता है कि मैं पहले ही माँ बाप का खर्चा उठाता हूँ, अपने परिवार का उठाता हूँ, अब शशि और आ गई है, मैं इतना खर्चा नहीं उठा पाऊँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके चलते अक्सर उन लोगों में रिश्ते ख़राब होने लगे। जिसके बाद शशि कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ छोटा मोटा काम देखती हूँ ताकि घर का कुछ खर्चा मैं भी तुम्हारा हाथ बटा सकूँ। यही सोच के शशि कुछ काम के लिए तलाश में निकलते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे शायद कोई काम नहीं मिलता। इसके बाद शशि तय करती है कि अपनी सहेली से मिलने की, जो एक काम किया करती थी, उसके पास जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है और कहती है कि मुझे कुछ काम बता दो। उसकी सहेली कहती है कि शायद जो काम मैं करती हूँ वो तुम ना करो।
शशि इस पर बोलती है कि आप मैं साफ सफाई पोछा झाड़ू कुछ भी काम हुआ मैं सब काम कर लूँगी, लेकिन मुझे बस अपना काम चाहिए। जिसके बाद वो बताती है कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती हूँ, अगर तुम चाय मेरे साथ मिलकर बेच सकते हो तो कल से तुम चल सकते हो। इस बारे में जाके अपने माता पिता से बात कर लो, अगर वो एग्री होते हैं, सहमत होते हैं तो कल तुम मेरे साथ आ जाना, सुबह 10 बजे हम यहाँ से चल देंगे। शशि इसके बाद अपने मम्मी पापा से बात करती है और अगले दिन सुबह अपनी फ्रेंड्स के साथ में, सहेली के साथ में चल देती है। उसकी सहेली उसके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम करा देती है। जिसके बाद शशि अब उस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना शुरू कर देती है। उधर राजन, जो कि लगातार इस कोशिश में था कि किसी तरीके से मैं इसके चंगुल से बच सकूं। एक दिन मौका पाकर राजन क्या करता है, अपना जो पासपोर्ट उसने छिपा रखा था वो वहां से चुरा लेता है और चुरा के चुपचाप टिकट बुक करता है और सीधा इंडिया वापस आ जाता है, जो कि अब से ठीक 3 साल के बाद का टाइम आ जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो इटावा के लिए ट्रेन पकड़ता है। शिकोहाबाद पे ट्रेन आकर रुक जाती है, जहां से कहा जाता है कि शायद आधा घंटे लेट जाएगी, किसी तकनीकी कारणों से ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। राजन रेलवे स्टेशन पर उतरता है और कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहा होता है, तभी उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज़ जाती है कि ये शायद जानी पहचानी है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़की चाय बेच रही थी। वो उसे आवाज़ लगाता है, लड़की उसे चाय देना आती है। लड़की जैसे ही राजन का चेहरा देखती है उसके हाथ से चाय छूट जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजन की धर्मपत्नी थी। पहले वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके बाद वो अपने सर पल्लू रखती है और उसके पैर वैर छूने लगती है। ये और राजन उसके बाद उसे गले लगा लेता है। राजन मन ही मन में सोचता है कि एक तरफ वो लड़की थी जो मुझे अभी तक यूज़ कर रही थी, जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने भाई सबको छोड़ दिया। एक तरफ ये है जो आज भी मेरे लिए मेरा इंतज़ार कर रही है, जिसकी कदर मैं नहीं कर सका। इसके बाद राजन भी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है और फिर वो सब लोग रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।